लखनऊ पुलिस की बीचों बीची जो चल रही महिला, इसका नाम रंजना है। उम्र 36 साल। मुंह से लेकर पैर तक हर एक शरीर के अंग को छिपाया गया है ताकि कोई भी चीजें मीडिया वालों को पता ना लगे। लेकिन आज इस डिकोडिंग क्राइम में इस क्रूर महिला का असली चेहरा दिखाकर बताएंगे कि इसकी असली कहानी क्या है। जब पुलिस वाले इस महिला को लेकर चल रहे थे तो उससे महज 2 से 3 कदम पीछे ये जो लड़का चल रहा है, ये इसी महिला का बॉयफ्रेंड है और इसकी उम्र है 21 साल। सही सुना आपने, 36 साल की महिला का 21 साल का बॉयफ्रेंड है जो कि उसके साथ अक्सर हम बिस्तर हुआ करता था। ये जो लड़का है इसका नाम राजन है और जो रंजना है, रंजना को मोहब्बत हो जाती है अपने ही बेटे के दोस्त से। वो दोस्त जो अक्सर घर पर आया जाया करता और एक तरीके से रंजना को जब जब उस लड़की को देखती उसे लगता कि काश ये मेरा पति होता। क्या हुआ अगर उसकी उम्र उससे बहुत ज्यादा छोटी है, क्योंकि दुनिया वालों से कोई उसे मतलब नहीं और इस बात की भनक किसी को नहीं लगेगी कि जब जब वो हमबिस्तर होती है कोई उसे देखता नहीं है। लेकिन उस घर में मौजूद एक शख्स था जो बार बार इस हरकतों को देख रहा था, समझ रहा था। और जब इस बात की भनक आदर्श बहू को लगी, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए रंजना एक आदर्श बहू थी, 3 बच्चों की मां थी, लेकिन बावजूद इसके जब पूरी दुनिया के सामने एक कहानी आती है कि किस तरीके से 36 साल की रंजना ने अपने 21 साल की बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक बिल्कुल परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की। यूपी पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए उसने डकैती जैसी चीजों को अंजाम दिया ताकि किसी को भी शक ना जाए कि इस पूरी कहानी के पीछे जो मेन किरदार है वो कोई और नहीं, असली विलन तो घर की वो बहू है जिसे हर कोई आदर्श मान रहा था, बल्कि वो एक शैतानी खोपड़ी है। और जिस खोपड़ी को आज हम डिकोड करके बताएंगे कि आखिर रंजना के दिमाग में ऐसी कौन सी जो चीजें चल रही थी जिसके बाद उसने फैसला किया कि परफेक्ट क्राइम करने के लिए किसी का मर्डर करेगी, गला तक घोट देती उस शख्स का, क्योंकि उसे लग गया था कि अगर इस बात की भनक बाहर लगी तो उसकी बदनामी होगी और बदनामी को छुपाने के लिए वो एक के बाद एक कई क्राइम करते हुए चली जाती है। क्या है पर्दे के पीछे की रहस्यमयी कहानी, जानेंगे इस रिकॉर्डिंग क्राइम के जरिए। लखनऊ में निशादगंज गली नंबर 3, ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, इसी का ये जो मकान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसी मकान के अंदर एक कत्ल होता है। एक ऐसा कत्ल जिसको देखने के बाद पुलिस को भी लगता है कि घर में कई सारे डकैत आए थे जो सोना गहना लेकर फरार हो गए। लेकिन जब कहानी खुलती है तो जो तस्वीर आपको शुरुआत में दीपक ने दिखाई और जो तस्वीर आप अभी भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो बहू है, एक तरफ इसका चेहरा ढका हुआ है और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर इसका चेहरा आपको दिखाई दे रहा है। ये वही बहू है जिसने इस घर के अंदर खूनी खेल खेला, एक कत्ल को अंजाम दिया और उसके बाद कोशिश की कि पुलिस को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए और घर वालों को कुछ भी पता ना चले। तो इसी घर के अंदर 66 साल की निर्मला देवी रहती थी। उनका एक बड़ा बेटा तद्देश जिसकी उम्र 44 साल थी, उनकी बहू रंजना 36 साल की और साथ ही साथ उनके घर में उनके जो 3 पोते भी थे, मतलब 2 पोतियां और 1 पोता भी था, जिसकी उम्र 18 थी, एक की 15 और एक 1.5 साल की छोटी बच्ची। परिवार खुशहाल था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इस साल से करीब 4 साल पहले परिवार को लगता है कि जो आप घर पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, नीचे के फ्लोर पर तो परिवार रहा करता था, लेकिन ऊपर में 8 या 10 कमरे बने हुए थे जो कि खाली पड़े थे। अब इन लोगों ने सोचा कि जिस तरह से सैलरी आ रही है, जैसे काम चल रहा है, वो तो ठीक है, क्यों ना ऊपर के कमरों पर जो भी जितने कमरे खाली पड़े उनमें किराएदार को रख लिया जाए। ऐसे करते करते इन्होंने जब इश्तिहार दिया, लोगों से बातचीत की, तो एक एक करके किराएदार आने लगे। और इसी सिलसिले में आज से ठीक 4 साल पहले जो राजन है, 21 साल का यही राजन जो इस रंजना का बॉयफ्रेंड है, ये भी इस घर में आता है किराएदार बनकर। इसको ऊपर वाला कमरा दिया जाता है और बाकायदा यहाँ रहना शुरू कर देता है। अब होता ये है कि उस वक्त इस घर में जो भी किराएदार रह रहे थे उनकी उम्र 30-32 साल की थी, सब कमाऊ पेशू थे, बाहर जाते थे। लेकिन जो राजन है वो छोटी उम्र का लड़का था, एक तरह से जो रंजना का बेटा था बड़ा वाला 18 साल का, जो डिलीवरी बॉय का काम करता था, तो ठीक उसी की उम्र का था। तो ऐसे में राजन अक्सर इनके घर आता था, लड़के से बातचीत करता था, दोस्ती भी हो गई थी दोनों में। लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि आप यूँ समझिए, अब जो राजन है वो अपने कमरे पे कम वक्त बिताता, बल्कि इन लोग के घर में यानी नीचे वाले फ्लोर पर ज़्यादा समय बिताने लगा। अब इधर जो रंजना है वो भी जो भी खाने के लिए बनाती, जो भी अपने बच्चों को देती, वो राजन को भी देने लग गई। लेकिन
ये जो चीज़ें हो रही थी ये किसी माँ बेटे के तौर पर नहीं हो रही थी, किसी मकान मालकिन या जो किराएदार होते हैं उनके तौर पर नहीं हो रही थी। धीरे धीरे जो रंजना है वो राजन को पसंद करने लग गई थी। अब होता ये था कि राजन को भी रंजना पसंद आ गई। इधर हस्बैंड काम पर चले गए, बेटा बाहर रहता। जो एक मंझली बेटी थी उसको बताते थे कि वो मामा के घर चली गई थी, छोटी बेटी घर पर थी, एक दादी निर्मला देवी वो घर पर थी। लेकिन इसी सिलसिले में जो रंजना और राजन है दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। पहले दोस्ती होती है, दोनों एक दूसरे को बात करना पसंद करते हैं, समय बिताना पसंद करते हैं, और इसके बाद ये जो चीज़ें थी ये प्यार में तब्दील हो जाती हैं। अब यहाँ पर बाकी लोग, जो घर में दादी थी निर्मला देवी, जो पति थे, जो बच्चे थे, सबको ये लगता कि राजन जो है कम उम्र का बच्चा है, उन्हीं के बच्चे की उम्र का है। तो ऐसे में वो आंटी समझकर एक माँ के नाते रंजना से बात करता है। तो होने भी ये लग गया क्योंकि राजन के पास कोई काम नहीं था, तो इसी सिलसिले में जब भी वो बाहर सामान खरीदने जाती, मार्केट जाती, किसी भी काम से अगर रंजना बाहर जाती तो राजन उसको लेकर जाता। अब ऐसे में जो परिवार था उनको लगने लगा कि राजन उनके बेटे जैसा ही है, कुछ गलत नहीं है, सारी चीज़ें उन्हें नॉर्मल लगती, जैसे एक बेटा अपनी माँ को लेके जाता है, हर कोई वो सारी चीज़ें समझ रहा था। लेकिन कहानी धीरे धीरे बदलने लगती है। अब होता ये है कि इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। राजन जो है कई बार रंजना के बेडरूम तक गया, और ये सारी चीज़ें जो दादी घर में मौजूद थी उन्हें खटक रही थी, उन्हें बार बार ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। वो रंजना से बात करती थी इस बारे में, रंजना उनको डांट देती थी, गुस्सा कर देती थी, बोलती थी आप गलत सोचती हैं। और ऐसे में एक दिन उन्होंने राजन और रंजना को आपत्तिजनक स्थिति में देख भी लिया था, और इसके बाद उन्होंने पति त्रिदेश को बोला। घर में हंगामा हुआ, बवाल मचा, लड़ाई हो गई और विवाद बढ़ता चला गया। इस पर रंजना ने साफ कह दिया कि जो भी वो बोल रहे हैं झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जो दादी ने पूरी कहानी अपने बेटे यानी त्रिदेश को बताई, उसकी पत्नी के बारे में सारी, एक निर्मला देवी ने हर एक चीज़ बताई कि मैंने इसे देखा, ये राजन के साथ ज़्यादा समय बिताती है, ये उसको बच्चे की नज़र से नहीं देखती है, और ये चीज़ें बहुत गलत हैं। ये सारी जब चीज़ें सामने आई तो त्रिदेश ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि देखो, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, एक बेटा 18 साल का है, जो बेटी है वो भी 15 की है, छोटी वाली बच्ची भी है। तो सोचो, अगर छोटी बच्ची को कुछ नहीं पता, लेकिन 15 साल 18 साल के बच्चों को जब पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी, वो क्या सोचेंगे अपनी माँ को लेकर। तुम ये सारी चीज़ें अभी रोक दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, और हम इसको किराएदार के नाम से निकाल देते हैं। अब इधर जो दादी थी वो इस बात में एग्री हो गई, और उसने बोला कि साफ तौर पर आज ही के दिन राजन को घर छोड़कर जाना होगा, वो अब किराए पर नहीं रहेगा, कोई दोस्ती, कोई हमारी उससे रिश्तेदारी, कोई हम उससे जानकारी नहीं रखेंगे। अब इस बात पर भी जो रंजना थी वो गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है कि वो कहीं नहीं जाएगा, अगर वो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आती हैं। अब इधर जो परिवार वाले हैं ये सोचते हैं किसी भी तरीके से इससे बचने का उपाय निकाला जाए, ताकि उनकी बाहर बदनामी भी ना हो और चीज़ें सही तरह से सुलझ जाएं। लेकिन ये जब किराए से निकालने का जब चीज़ें इतनी बढ़ती हैं, विवाद इतना हो जाता है, तो सोचिए जो बहू है वो बकायदा प्लानिंग करती है, वो कोशिश करती है, अपने बॉयफ्रेंड को बनाती है इसी 21 साल के लड़के को, और कहती है कि अगर हमें साथ रहना है, मुझे और तुम्हें इसी तरीके से अपना जीवन जीना है कि मेरे पति भी मेरे साथ रहें, बच्चे भी खुश रहें, और उसके साथ मैं तुम्हारे साथ भी अच्छे से ज़िंदगी बिता सकूं, तो इसके लिए हमें निर्मला देवी को रास्ते से हटाना होगा, यानी कि सास को इस पूरे रास्ते से हटाकर उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म करनी होगी। और इसी के लिए बाकायदा प्लानिंग की जाती है। 3 दिन पहले से साजिश रचनी शुरू होती है, कि करके पूरा ढोंग रचा जाता है, और फिर 3 दिन बाद यानी जब वो दिन आता है तब ये लोग क्या करते हैं, ये करते कुछ ऐसा है कि जब जो पति हैं वो काम पर चले जाते हैं, जो बेटा था बड़ा वाला वो चला जाता है अपनी डिलीवरी के लिए, इसके बाद जो बीच की बेटी थी वो मामा के घर चली जाती है। अब घर में बचती है एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 1.5 साल है, उसे क्या पता घर के अंदर क्या हो रहा है। घर के अंदर थी दादी। अब कॉल कर कर जो रंजना है वो राजन को बुलाती है, राजन घर के अंदर आता है, दरवाज़ा खुला जाता है, और इसके बाद फ़ौरन देखते हैं कि अंदर वाले कमरे के अंदर जो दादी थी निर्मला वो मौजूद थी, वो बैठी हुई थी, और पीछे से जाकर रंजना उस पर अटैक करती है, उसको पकड़ती है, उसके हाथ पैर पकड़ती है, और बाकायदा उसके हाथ पैर को बांध दिया जाता है। रंजना और राजन ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलकर उस जो निर्मला देवी थी उनकी बॉडी को बांधते हैं। एक सोचिए, एक बहू जो है अपनी सास को इस कदर बांध रही है, उसके हाथ बांधती है, उनके पैरों को बांधा जाता है, उनकी बॉडी को बांधने की कोशिश की जाती है ताकि वो कुछ कर ना पाए। और इसके बाद वो एक साड़ी लेकर आती है, और उसी साड़ी को अपनी जो सास थी उनके गले के आर पार लगाकर उसे खींचती है, एक साइड से खुद खींचती है, एक साइड से राजन को कहती है कि तुम खींचो, और तब तक उसे खींचती रहती है जब तक जो निर्मला देवी हैं उनकी सांसें थम नहीं जाती। अब ये जो पूरा वाक्य था दोपहर के समय हो रहा था, 2 से बजकर 4 बजे का, यानी 2 घंटे के बीच में सारी चीज़ें हुई। उस वक्त ये जो महिला है, जो ये शातिर बहू है, सोचिए घर के CCTV भी बंद कर देती है, और इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ
निकल जाती है। अब बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाने के बाद एक कार इनके पास थी, वो बताएंगे कैसे इनके पास वो कार आई। उस कार के ज़रिए ये बाहर जाती है और सोचती है कि कुछ दूर जाने के बाद सीसीटीवी ऑन कर देगी, जिसके बाद जब ये वापस घर में आएगी तो इसके घर आने की एंट्री होगी और पुलिस को गुमराह कर देगी कि मैं तो घर से बाहर थी, मुझे नहीं पता अंदर क्या हुआ। अब बाकायदा उस कार में बैठकर राजन और रंजना दोनों निकलते हैं, क्योंकि घर पे कोई मौजूद नहीं था, एक छोटी बच्ची थी, उसको सुला देती है और इसके बाद ये फ़ौरन बाहर चली जाती है। उसके कुछ मिनट बाद, मतलब गली को क्रॉस करने के बाद, अपने सीसीटीवी जो है फ़ोन के ज़रिए ऑन कर देती है दोबारा से। लेकिन अब कहानी कैसे पलटती है, तो जब इसका बड़ा बेटा जो डिलीवरी करने गया था, वो जब घर आता देखता है घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, वो अंदर जाता देखता है सामान बिखरे हुए हैं, गहने बिखरे हैं, कैश कुछ पड़ा हुआ है। उसे डर लगता है, फ़ौरन अंदर वाले कमरे में जब ज़्यादा देखता है अलमारी खुली है और देखता है उसकी जो दादी थी वो ज़मीन पर पड़ी है, साड़ी से उनका जो गला है वो फंसा हुआ है। वो फ़ौरन कॉल करता है, अपने पिता को कॉल करता है, अपनी माँ को कॉल करता है, क्योंकि बेटे को नहीं पता था हुआ क्या है। माँ को कॉल करता है और माँ जब ये सारी चीज़ें सुनती है कि बेटा घर पहुँच गया, उसने सारी चीज़ें देख ली, तब यही माँ फ़ौरन वापस आती है और इसे पता था कि इस बार ये सीसीटीवी में कैप्चर हो रही है। वापस आते हुए उस कार के ज़रिए राजन के साथ वापस आती है, अंदर जाती है और रोना गाना शुरू कर देती है। ऐसा ढोंग करती है कि पड़ोस के लोग इसे संभालने लगते हैं। हर कोई कहता है कि कितना खुशहाल परिवार था, अचानक से क्या हो गया। और इस कदर रोती है कि पुलिस वालों को भी लग जाता है कि जो महिला है वो सही कह रही है, घर के अंदर डकैती हुई है। लेकिन रंजना की ऐसी कौन कौन सी गलतियां थी जो उस पर भारी पड़ गई। ये सीसीटीवी वाला जो खेल इसने खेला, क्या ये परफेक्ट था या इससे कहीं चूक हो गई, और ये कार इनके पास कैसे आई, किस तरह से इसने प्लानिंग की, और क्या बाकी चीज़ें थी, कैसे पुलिस जो है इनको पकड़ती है, क्या था वो चीज़ जिसको लेकर पुलिस जो है जब सर्च ऑपरेशन चलाती है, फॉरेंसिक टीम, जिसके आधार पर जो राजन है जो रंजना है, दोनों पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। आप वो भी समझिए। देखिए, इस पूरी कवायद में जो राजन था वो लगातार जब खाकी वर्दी वाले उसके घर पर पहुंचते हैं तो वो उन अफसरों के साथ खड़े होकर उनके साथ हर एक चीज़ का मुआयना कर रहा था, समझना चाह रहा था कि जो पुलिस वाले आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से सबूतों को छेड़छाड़ कर कर वहाँ से उस सारी चीज़ों को गायब किया जा सकता है। और राजन कदम से कदम मिलाकर पुलिस वालों के साथ हर एक उस जगह पर जा रहा था जहां पर उसे मौजूद नहीं होना चाहिए था कानूनी तौर पर। अब यहां पर जब पुलिस वाले थक हार जाते हैं, जब वो अपनी सारी कवायद पूरी कर लेते हैं, तब फैसला किया जाता है कि डॉग स्क्वाड को बुलाया जाए, जरा पता लगाया जाए कि जो डकैत हैं, जो चोर हैं, वो असल में भागकर कहां गए। अब इंसानों की नजर को आप धोखा दे सकते हो, लेकिन जानवर को आपको धोखा देना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। डॉग जब आया, जब ये जो डॉग आपको दिखाई दे रहा है, स्निफिंग डॉग है, एक तरीके से सूंघ कर पता लगाने में माहिर होते हैं इन जो तरीके के जो डॉग्स होते हैं। ये क्राइम सीन पर जाता है, वहां पे सूंघता है और सबसे पहला काम ये डॉग क्या करता है, कहीं और नहीं जाता और सीधे तौर पर घूमकर राजन के पैरों को सूंघना शुरू कर देता है, भौंकना शुरू कर देता है। और जितने भी अफसर वहां पर खड़े थे, उन्हें लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और जो कातिल है कहीं और नहीं बल्कि उन्हीं के साथ, उन्हीं के बगल में खड़े होकर लगातार घूम रहा था। और फौरन ही राजन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं राजन को गाड़ी में बैठाते हुए, ये वही तस्वीर है। और एक तरीके से पूरी दुनिया ने देखा कि किराएदार ने अपने मकान मालिक के एक तरीके से माताजी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल या निशान ये था कि आखिर 21 साल की लड़की को आखिर जरूरत क्या पड़ी दादी को मारने के लिए। तब इसमें जो कहानी निकलकर सामने आती है, राजन पहले आनाकानी करता है, कुछ बताने से मना करता है कि नहीं नहीं साहब मैंने तो नहीं मारा, लेकिन एक एक कर जो सबूत थे वो चीख चीख कर इसकी गवाही दे रहे थे। हुआ क्या, दरअसल घर में सीसीटीवी फुटेज भी लगा हुआ था, लेकिन ये जो मैडम है, जो रंजना है, ये इतनी शातिर थी, इन्होंने इतने क्राइम सीरीज देख रखे थे, इन्होंने जानबूझकर घर का लगभग 2 घंटे का जो सीसीटीवी फुटेज था जिसमें राजन नीचे आता है, वो क्या क्या काम कर रहे होते हैं, उस सारी सीसीटीवी फुटेज को एक तरीके से गायब कर दिया। अपनी तरफ से जो रंजना और राजन ने हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने घर का सीसीटीवी फुटेज मिटाया, ये चीज तो समझ में आई, लेकिन बाहर जो दूसरे के घरों में जो सीसीटीवी लगा था उसमें राजन और रंजना दोनों साथ में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आते हुए दिखाई पड़ते हैं। जब इन सारी चीजों को लेकर रंजना को बैठाया गया सामने, राजन को बैठाया गया सामने और पूछा गया कि देखो अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं, सच बता ही दो, क्योंकि जब हम अपने तरीके से पूछेंगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। और रंजना को डर दिखाया गया कि राजन
टूट चुका है, हमें संदेह है कि आपके बीच में कोई संबंध है। और उसके बाद जब रंजना टूटती और कहती है कि सर देखिए, जो मेरे 45-44 साल की जो मेरे पति हैं, उनसे मेरी खासी बनती नहीं है, अक्सर झगड़े होते हैं और मैं इन सारी चीजों से तंग आ चुकी हूं। हमारी बीच में पति और पत्नी जैसा कोई संबंध अब बचा नहीं है और मैं अब राजन को चाहने लगी हूं, क्योंकि राजन से मुझे अपनापन लगता है। वो जब जब मेरी देखभाल करता है, मुझे लगता है कि कोई मेरा अपना देखभाल कर रहा है। वो ये भी बताती है कि 4 साल पहले से रिलेशन चल रहा है, लेकिन इस रिलेशन को और मजबूती तब मिली जब लगभग आज से 2 साल पहले वो जब प्रेग्नेंट होती है, तब उसमें पति उसे छोड़कर नौकरी करने चले जाते हैं और पूरी तरीके से हर एक छोटी बड़ी चीजों की देखभाल करने के लिए उस घर में ना ही उनकी सास आई थी, सिर्फ और सिर्फ ये राजन आया था जो उनकी हर एक छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखता था। अस्पताल में किस डॉक्टर को कैसे दिखाना है, अस्पताल से कैसे लेकर आना है, इन सारी चीजों में राजन की जो देखभाल थी वो किसी पति से कम नहीं थी। और इसलिए उसे लगा कि उसे अपनी सच्ची मोहब्बत मिल चुकी है, बाकी जो सारी दुनिया है वो ढोंग करती है और मुझे इसी लड़के से प्यार हो चुका है। राजन एक तरीके से उसी के बेटे का एक तरीके से बड़ा भाई कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, दोनों साथ में घूमते भी थे। लेकिन जब एक कहानी निकलकर सामने आती तो हर किसी के रोंगटे खड़े होते हैं कि किराएदार से मकान मालिक को इस तरीके से प्यार हो जाता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। और कहानी में जब ट्विस्ट तब आता है जब सास को पहले लग जाता है कि जो किराएदार है इनमें एक तरीके से चाची और भतीजे वाला तो कोई एंगल है नहीं और बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि किचन से लेकर घर के हर कोने में राजन जिस तरीके से रंजना को छेड़ता था, सास बगल में बैठकर हर एक चीज नोटिस करती थी। उसने ये सारी चीजें अपने बेटे को भी बताए और बेटे से भी ये कहा कि तुम अपनी बीवी को डांटो, बताओ कि ये सारी चीजें गलत हैं। परिवार में इस चीज को लेकर बार बार बातें भी होती, झगड़े भी होते। जो घर में जो बेटी बेटी थे वो भी ये कहते कि मम्मी आपका उसके साथ जो रिश्ता है वो ठीक नहीं है, आपको इतना करीब नहीं आना चाहिए। बात तो यहां तक भी सामने आई थी कि जो राजन है उसे किराए से निकालकर कहीं और भेज देना चाहिए, लेकिन रंजना अपने जिद पे अड़ी रही कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं, उन्होंने मेरी इतनी देखभाल की। आप लोग की सोच ही निहायत घटिया है और ये जो सास है इसकी गलत बयानबाजी के चक्कर में आप लोग मुझ पर शक कर रहे हो, बल्कि ऐसी कोई भी बात नहीं हो, तो मेरी बेटी जैसा है। और इस बेटी जैसे का नाम ले लेकर वो पर्दे के पीछे अपनी मोहब्बत की कहानी को यूं ही दौड़ाती रहती थी और उसे लगता था कि किसी को इस बात की भनक नहीं लगेगी। अक्सर दोपहर का टाइम चुना जाता, जब सास सो जाती तभी उस लड़की को अपने घर पर बुलाते। लेकिन जब कहानी में ट्विस्ट तब आया कि जब एक रोज जो सास ने इन दोनों को साथ में हम बिस्तर होते हुए देख लिया, तब जाकर रंजना को लगा कि इस बात की भनक बाहर लग जाएगी, अब बहुत ज्यादा कलेश होगा। तो 3 दिनों तक ये लगातार प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहे कि किस तरीके से हमें पूरी दुनिया को दिखाना है कि ये नॉर्मल हत्या है, लूट और डकैती की वारदात में चोरों ने आकर डकैती की और मारकर भाग गए। और इसलिए 21 साल के राजन को ट्रेन किया जाता है रंजना के द्वारा, एक तरीके से उसे कठपुतली की तरह नचाया जाता है। वो मौत के घाट उतारती है, साड़ी से घोट देती है और कहती है कि तुम जितनी भी बिस्तर है उसको चितर बितर कर दो, जो लूट के जो गहने हैं तुम उसे लेकर भाग जाओ। और इस तरीके से भागना की पूरी तरीके से लगी कि लूट मार हुई है, कपड़े को इधर उधर फेंक दो। और बिल्कुल इस तरीके से क्राइम सीन लगना चाहिए कि जब पुलिस वाले भी आए तो वो पहली नजर में देख के बोल दे कि देखो यहां पर तो चोरी हुई है, यहां पर कोई हत्या नहीं हुई, क्योंकि सास ने रोका टोकी की होगी और इसलिए डकैतों ने मौत के घाट उतार दिया। अब इस कहानी को जब पुलिस वाले बैठकर टेबल की दूसरी तरफ से सुन रहे थे, उनके हाथ पैर भी फूल गए कि आखिर एक महिला इतनी जालिम कैसे हो सकती है, इतनी डरावनी कैसे हो सकती है कि अपनी मोहब्बत को पाने के लिए वो किसी भी हद तक को जाने को तैयार थी। जिसके 3-3 बच्चे थे, उसके सामने पूरा भविष्य था, बच्चों की शादी होनी थी, लेकिन बावजूद इसके इश्क जब सर पर चढ़कर बोलता है तो एक तरीके से इस शैतानी खोपड़ी में उसे लगा कि मेरे आसपास जो भी रोड़ा बनेगा, जो भी कांटा बनेगा, मैं उसे निकाल कर बाहर फेंक दूंगी और मैं एक अपनी अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगी। तो फिलहाल के लिए हमें लगा इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको यह बताना जरूरी है कि एक महिला ने किस कदर परफेक्ट टाइम करने की कोशिश की, चोरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन सारे तमाम जितने भी उसके खेल थे धराशायी हो गए और वो फेल होकर सलाखों के पीछे पहुंच गई। 21 साल का जो उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसके सामने तो पूरी दुनिया पड़ी हुई थी, उसने अभी तक दुनिया देखी भी नहीं थी, लेकिन उसने रंजना के चक्कर में
अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया और वो भी सलाखों के पीछे पहुंच गया। तो फिलहाल के लिए जितने भी शातिर क्रिमिनल जो सोचते हैं कि हम बिल्कुल इस तरीके का क्राइम करेंगे कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता, तो इस भूल को और इस बातों को अपने से जहन से बाहर निकालकर दूर फेंकाइए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। देर जरूर हो सकती है, लेकिन न्याय मिलने में कभी भी आपको जो टिमटमाता लॉ है वो बुझ नहीं सकती है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।